Hello, friends. Welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality. आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं. क्लाइमेट चेंज क्या है ये तो मोर और लेस हमें पता है. क्यों होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, एटसेट्रा. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको फाइट करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहा है, किस तरह के अप्रोचेस ले रहा है. पूरे वर्ल्ड के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो क्या क्या ग्लोबल अटेम्प्ट्स हैं, उनको किस तरह से इंडिया फुलफिल कर सकता है. फाइन. क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम कर सकते हैं, कार्बन इंटेंसिटी क्या है, ये सब कुछ हमें पढ़ना होगा. फाइन. तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले चलिए बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं. फाइन. India is ranked third in the world for greenhouse gas emissions. इतने सारे कंट्रीज में हम लोग थर्ड पोजीशन पे आते हैं. मतलब सबसे ज्यादा, टेक्निकली इतना छोटा देश है हमारा, बाकी कंट्रीज को अगर कंपेयर किया जाए, जैसे कि चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, इनकी तुलना में हमारा जियोग्राफिकल एरिया काफी कम है. बट स्टिल वी आर रैंकिंग थर्ड इन दिस पोजीशन. एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बट इसका एक और पहलू भी है. दैट मीन्स कुछ डेवलपमेंट्स हमारे यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, एक फास्टर पेस पे हो रहे हैं. नाउ डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन को हमें साथ में लेकर चलना होगा. ओके. उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो कि अराउंड 50% है. मीन्स एग्रीकल्चर से हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसे कर सकते हैं. एग्रीकल्चर तो प्लांट ग्रोथ है, वो तो अच्छी प्रैक्टिस है, उससे एमिशन कैसे हो रहा है. एक तो होता है स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जो रेस्ट क्रॉप रह जाता है उसको जला दिया जाता है, उससे बहुत धुआं प्रोड्यूस होता है. दैट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी. दूसरा, कभी कभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सड़ाया जाता है मैन्योर बनाने के लिए, कॉम्पोस्टिंग के लिए. वहां से भी मीथेन, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये रिलीज होता है. अगर इसको एक्सट्रैक्ट प्रॉपरली किया गया तो अलग बात है, इसको हम लोग अच्छे यूज में एम्प्लॉय कर सकते हैं. लेकिन अगर ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लीक हो रहा है, देन इट इज बैड. फिर आता है कोल कंबशन, फॉसिल फ्यूल्स, वहां से भी लगभग 50%. सो ये दो मेजर रीजंस हैं हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, जिनकी वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं. दूसरा, हिंड्रेंस इन आवर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. हिंड्रेंस कैसे होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, जैसे अभी दिल्ली का इशू हुआ, वहां पर पॉल्यूशन बढ़ गया. अगर हेल्थ इश्यूज बढ़ते रहेंगे तो लोगों का खुद का, मींस माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी दोनों इम्पेयर्ड होंगे. माइक्रो इकोनॉमी कौन सा होता है, जब वो एक इंडिविजुअल का या फिर एक फैमिली का खुद का होता है, तो उसका इनकम भी हेल्थ ट्रीटमेंट में वेस्ट हो गया. दूसरा, कंट्री का भी एक सिग्निफिकेंट मैक्रो इकोनॉमिक इनकम वेस्ट हो गया. इसीलिए इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी are essential for revolutionary solutions in the face of growing climate challenges. So, Indian macroeconomy में climate change कैसे hamper करता है? First of all, what is climate change? ये एक point है. Climate change means एक long term, कभी कभी sudden perturbation or change, means disturbance in the weather, in the climate और in the natural happenings, जैसे कि अचानक से फ्लड्स आ जाना, फ्लैश फ्लड्स आ जाना, ठीक है, ड्राउट्स आ जाना, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है. कुछ हद तक अर्थक्वेक्स का भी होना, ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकती है. फाइन. तो जब अचानक से इस तरह के डिजास्टर्स आ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है. सो काइंड ऑफ डिजास्टर्स होने की जो वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, वही क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स में भी काफी हद तक आ जाएगा. ठीक है. सो नंबर 1 इज एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मीन्स इनकम.
एग्रीकल्चर हैम्पर्ड होगा, डेफिनेटली होगा। ड्राउट हुआ तो भी एग्रीकल्चर हैम्पर होता है, अगर एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो भी हैम्पर होता है, अगर फ्लड्स होते हैं तो भी हैम्पर होता है। एंड वी आर एन एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कंट्री, सो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम ही इंडिया का लगभग 18% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। सो अगर एग्रीकल्चर हैम्पर होता है तो हमारी मैक्रो इकोनॉमी हैम्पर होती है। फिर आते हैं नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज मीन्स हमारे रोडवेज डैमेज हो सकते हैं, हमारे कोल्ड स्टोरेजेस डैमेज हो सकते हैं, हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट डैमेज हो सकता है। फिर इनको दोबारा रिपेयर करने में या फिर रिकंस्ट्रक्ट करने में काफी पैसा खर्चा होगा। थर्ड पॉइंट इज हेल्थ कॉस्ट्स एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं तब क्या होगा, एक तो लोगों की जान को खतरा होगा, है ना, लोगों की जान को खतरा होगा, उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका खुद का घर हैम्पर्ड हो जाएगा, तो वहां पर भी काफी हद तक लॉस होगा। फोर्थ इज फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर प्रेशर। मतलब सपोज आपने किसी से लोन लिया है, हमने किसी से कोई लोन लिया है और मेरा एक टाइम है जो मैं 2 साल में उसे कंप्लीट करूंगी, उसको मैं रीपे करूंगी। बट एक डिजास्टर हो जाता है, सपोज मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्लाइमेट की वजह से, कोई किसान हो गया, उसने लोन लिया था, उसका हार्वेस्ट ही नहीं आया। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फार्मर्स के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इस तरह के क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से उनका हार्वेस्ट हो ही नहीं पाता, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, या फिर इमेच्योर स्टेज में ही वो ग्रो नहीं कर पाता। ऐसे में वो इंसान लो रीपे कैसे करेगा अगर उसकी इनकम ही नहीं होगी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिफ्थ पॉइंट इज इंडस्ट्रियल आउटपुट। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट? इंडस्ट्री चलती है पावर पे, एनर्जी पे, ठीक है। नाउ पावर कंजम्पशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर कहीं पर आपके शहर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्लाइमेट चेंज के साथ ग्लोबल वार्मिंग लिंक्ड है, ग्लोबल वार्मिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसको फुलफिल करने के लिए अभी जो हमारा स्टेट है, वी नीड टू बर्न मोर फॉसिल फ्यूल्स। If we burn more fossil fuels, again इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ेगा, उससे अगेन क्लाइमेट चेंज ऑगमेंट होगा। सो इट इज गोइंग इन अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका एक सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेटिव क्लाइमेटिक सॉल्यूशंस। ट्रांसफॉर्मेटिव, कुछ चेंजेस लाने होंगे हमें, जिस तरह से पैटर्न चल रहा है उस तरह से नहीं होगा, वी नीड टू चेंज सम थिंग्स। तो अगर उसको हम लोग ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड करें, फर्स्ट पॉइंट विल बी अडेप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर, ओशन पावर, टाइडल पावर, इस तरह की चीजें यूज करना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स प्रोड्यूस करने में, व्हाट काइंड ऑफ सीड्स, जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, जिनको ड्राउट से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पानी कम है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो वो पौधा मर नहीं जाएगा, वो इस सिचुएशन को पार कर लेगा। अगर फ्लड हो गया तो भी वो उसको ओवरकम कर सके, कोई डिजीज हो गया तो भी वो उसको ओवरकम कर सके, इस तरह की चीजें। दूसरा, हम बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज कर सकते हैं? प्रोड्यूसिंग एल्गी, कुछ ऐसे एल्गी जो हमें बायोफ्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथानॉल, we need more and more ethanol. It is related to the E20 project. E20 means ethanol 20. That means अब गैसोलीन के साथ, that is पेट्रोलियम के साथ, जो कि गाड़ियों में यूज होता है, उसमें 20% इथानॉल अगर ब्लेंड कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो कार्बन एमिशन काफी हद तक कम होगा, क्योंकि इथानॉल कंप्लीटली बर्न होता है, उससे कार्बन एमिशन होता ही नहीं है। सो काफी हद तक कार्बन एमिशन हम लोग कम कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इनडायरेक्टली रिलेटेड बट अ ह्यूज इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। किस तरह से? अभी जैसे पुराने दिनों में भी होता था, अभी भी होता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, आपने सुना होगा ऑडिट्स, ऑडिट करने जाते हैं। वो कैसे होता है? एक ऑफिसर होता है जो उस ऑफिस में जाता है, वहां पर वो कैलकुलेशंस करता है, सारा चेक करता है, वापस आता है। ठीक है। इसी तरह से डेटा को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए ट्रांसपोर्ट में बहुत टाइम और कार्बन वेस्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट अगर हम लोग नलीफाई कर दें और सब कुछ डिजिटाइज कर दें, तो कार्बन एमिशन काफी हद तक कम हो सकता है। वी नीड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स। सभी को क्लाउड कंप्यूटिंग में इंक्लूड करना होगा ताकि सारे सेक्टर्स आपस में डिसीजंस ले सके, एक दूसरे के मैनेजमेंट पे नजर रख सके। ठीक है। दूसरा होता है डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस। मींस क्लाइमेट का अभी क्या सॉल्यूशन है, क्या सिचुएशन है, क्या करना होगा, इसका कंटिन्यूअसली हमें रिसर्च करना होगा। रिसर्च नहीं रुक सकता, रिसर्च करके उसको एनालाइज करना होगा और टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करना होगा, मॉनिटर करना होगा, जरूरत पड़ी तो अपग्रेड भी करना होगा। एक ही स्टेटस पे, एक ही पॉलिसी के साथ हम लोग सालों साल नहीं चल सकते। इफ वी नीड टू इम्प्रूव एनीथिंग, वी हैव टू डू दैट। और क्या क्या कर सकते हैं अभी के सिचुएशंस में? वो तो हो गए ट्रांसफॉर्मेटिव, जो हम लोग कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? नंबर वन इज पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। व्हाट इज पैरामेट्रिक इंश्योरेंस? बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। जॉब मीन्स वो क्या करता है, मोस्टली ये किसानों के लिए होगा। ठीक है। कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी कितनी जमीन है, वो क्या क्रॉप ग्रो कर रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करके उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होगा। और ये बहुत जरूरी है। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। थोड़ा सा वेदर में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, थोड़ा पर्टर्बेशन हुआ, उसका क्रॉप खराब हो जाएगा। अगर हम उन्हें इस तरह के क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो क्रॉप्स वो ग्रो ही नहीं करेंगे और उनका जो है सिग्निफिकेंटली उनका डिमांड फिर स्लोली बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोगों के पास होगा ही नहीं। जब डिमांड बढ़ेगा तो इस क्रॉप की प्राइस भी बढ़ जाएगी। सो इट्स बेटर कि पहले ही उन्हें इंश्योरेंस का अश्योरेंस दिया जाए। ऐसे में they will be able to grow such crops, they will be able to go with agriculture। जो फार्मर्स काफी अभी एग्रीकल्चर से दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को भी हम रोक सकते हैं। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। फॉर एग्जांपल, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सीड्स एंड ऑल। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रेगुलरली पॉलिसीज बना सकती है, उन्हें अपग्रेड कर सकती है, ग्रांट्स और फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। क्लाइमेट चेंज के साथ चलते हुए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सिर्फ उसको ही अलाउ करना, उसी को कंस्ट्रक्ट होने देना। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। कितना गार्बेज जनरेट हो रहा है, इस तरह की चीजें। कितने गार्बेज को आप कैसे डिस्पोजल कर रहे हो। सो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। ऑल दीज थिंग्स विल रिलेट टू पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन से अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज भी होगा। So climate change is a very broad term. Many things will fall under it. Pollution will fall under it. Disasters will fall under it and many more. Fine. और क्या क्या solutions हो रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कौन कौन से प्लान्स इंप्लीमेंट किए हैं? ठीक है। बहुत सारे हैं, दो इनमें से इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज पंचामृत, अनदर वन इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। Fine. Let us understand what these two things are. पंचामृत में 5 टारगेट्स हैं।
टारगेट्स मीन्स एक टाइम फ्रेम है, एक डेडलाइन है, उसके अंदर आपको वो सारे पॉइंट्स, सारे गोल्स अचीव करने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 of them are at national level and 2 of them are at global level with global compliance. पूरी दुनिया किस तरफ जाना चाहती है उसको मद्देनजर रखते हुए 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मोस्टली सारे के सारे 2030 तक हमें अचीव करने हैं, कुछ के लिए 2070 बोला गया है। It is difficult to remember these data 500 gigawatt and all, इस तरह का डेटा 45% ये रिमेंबर करना मुश्किल है। सो हम पॉइंट्स को इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को यूज करना, एटलीस्ट 500 गीगावाट तक। नॉन फॉसिल एनर्जी मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट गोइंग विद द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। 50% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना, अगेन इसी का ट्विस्टेड वर्जन। उसके बाद है रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी। ये पॉइंट मैंने बोला था कि कार्बन इंटेंसिटी क्या है। कार्बन इंटेंसिटी को कम कर देना, दैट मीन्स कितना कार्बन यूज करने से आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। If carbon intensity is high, that means you need more carbon. You need to burn more carbon, more coal, more petroleum to produce a certain amount of electricity. For example, कितना ग्राम आप यूज कर रहे हो to produce 1 kilowatt of electricity. So carbon intensity को कम करना means ये ग्राम ऑफ कार्बन, ये वेट ऑफ कार्बन आपको कम करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन सके, दैट इज एफिशिएंसी को बढ़ाना। इंटेंसिटी को कम करना मीन्स कार्बन एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है। फिर जो ग्लोबल लेवल पे है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन बाय 2030, कार्बन एमिशन को कम करना। रीचिंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070, नेट जीरो मीन्स न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जितना आप एमिट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा ये थोड़ा मुश्किल है, जितना आप एमिट कर रहे हो आप उतना ही अब्सॉर्ब भी कर रहे हो। कार्बन अब्सॉर्ब भी होगा उतना ही एमिट होगा, तभी वो नेट जीरो में आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेट जीरो डजंट मीन कि आप एमिट ही नहीं कर रहे हो, जितना एमिट होगा उतना ही आप किसी दूसरे तरीके से अब्सॉर्ब भी करवा लोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मेन मुद्दा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। इसका मतलब है इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, कम्युनिटीज, बिजनेसेस, साइंटिस्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। क्लाइमेट चेंज के बारे में सबको जागरूक करना। हाईलाइट्स द इमीडिएट थ्रेट दैट क्लाइमेट चेंज एम्पावर्स एंड प्रमोट्स एक्शन टू काउंटर इट वाया कोऑपरेशन, सब साथ मिलके काम करेंगे। Education and sustainable practices is emphasized by this proactive approach. So friends, ये था आज का हमारा session, that is India's attempt to combat climate change. If you need any kind of assistance or help or need to clarify any doubts, you can call us in this given number. We have 2 centers in Kolkata, one in North Kolkata VIP Road, another one in South Kolkata Halsra Road. So friends, तब तक आप लोग पढ़िए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।